सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे दोस्त जो मुल्क से बाहर रहते हैं और जिन्होंने यूट्यूबर्स की बातें डेयरी के हवाले से बहुत ज़्यादा सुनी हैं और यूट्यूबर्स की तरफ से वो इस चीज़ की तरफ माइल हुए हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के डेयरी का कारोबार जो है वो एक मुनाफा बख्श कारोबार और करना चाहिए। मैं मादरत के साथ उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कारोबार के अंदर मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसनैन लोधी। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। पीर साहब, पीर अब्दुल बासत चिश्ती साहब, इनसे भी आप पहले मुलाकात आपकी हो चुकी है। आज हम पीर अब्दुल बासत चिश्ती साहब से कोई सियासी या कोई सोशल इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगे। आज हम इन्होंने माशाल्लाह इनका काफ़ी बिजनेस में काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी ये बिजनेस कर चुके हैं। आज हम इनसे डेयरी फार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि पीर साहब माशा इनकी ज़मींदारा कल्चर से भी तल्लक है, किसान फैमिली को भी अच्छी तरह रिप्रेजेंट करते हैं और डेयरी फार्मिंग का इन्होंने बड़ा एक अच्छे लेवल का बिजनेस किया था। कारपोरेट डेयरी फार्मिंग में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। तो आज हम इनसे पूछते हैं, क्योंकि जो जहाँ तक डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग के बारे में इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है और ये उस कारोबार को कैसा समझते हैं। क्या वो मुनाफा बख्श है? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर हमने जो देखे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कारोबार के बड़ी हिरस रखते हैं कि यार हमारा वहाँ पे पाकिस्तान में ये कारोबार हो, डेयरी फार्मिंग का कारोबार हो, डेयरी फार्मिंग करें गाय का। क्योंकि वो बाहर रहते हैं, वो कहते हैं हम बाहर से गायें इंपोर्ट करवा देते हैं पाकिस्तान में। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं उस कारोबार के बारे में। जी पीर साहब, क्या हाल चाल है पहले जी तो आपके? स्नैन खान लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी और ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सियासत के ऊपर बात नहीं हो रही, बिल्कुल तो बिल्कुल। गैर सियासी बात हो रही है। गैर हमारा जब हमारे जो ग्रुप का नाम है वो नीम सियासी है, नीम सियासी। तो हम उसमें हल्का फुल्का सियासत कटाई देते हैं और बाकी हम हमारा जो ये है ना रुझान है वो कि ये है कि तकरीबन हर टॉपिक को जिस पे हमारा कुछ थोड़ा सा नॉलेज है हम उस पे बात करें। ये नहीं कि हमने कोई प्रो लेवल की बातें नहीं करनी किसी भी टॉपिक पे। हल्का फुल्का एक चौराहे वाला माहौल जैसा हम बनाना चाहते हैं। जी जी जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे दोस्त जो मुल्क से बाहर रहते हैं और जिन्होंने यूट्यूबर्स की बातें डेयरी के हवाले से बहुत ज़्यादा सुनी हैं और यूट्यूबर्स की तरफ से वो इस चीज़ की तरफ माइल हुए हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के डेयरी का कारोबार जो है वो एक मुनाफा बख्श कारोबार और करना चाहिए। मैं मादरत के साथ उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कारोबार के अंदर मत जाइएगा। उसकी डिटेल मैं आगे बताता हूँ कि क्या वजह है कि मैं क्यों इस कारोबार से मना कर रहा हूँ, जबकि सारी दुनिया कह रही है कि ये कारोबार करना चाहिए। वैसे आपस की बात है, ये आपने बहुत बड़ा एक दावा कर दिया है। मतलब जो यूट्यूब देख लें, कई लोगों से पूछ लें, वो कहते हैं जी डेयरी फार्मिंग में बहुत पैसा है, बेहद पैसा है। आप बिल्कुल उसके हट के बात कर रहे हैं। आप आखिर हमें बताएं कि क्या रीजंस हैं उसके। ये भी जी लोधी साहब, बात ये है कि कोई भी एक कारोबार जो है ना वो ज़रूरी तौर पर वो मुनाफा बख्श नहीं भी हो सकता और ज़रूरी तौर पर वो खसारे में भी नहीं जा सकता। बिल्कुल यानी कारोबार को करने का अंदाज और कारोबार को करने के लिए जो आपका एक लेवल है, ये चीज़ें मैटर करती है। तो डेयरी के हवाले से मैं इसलिए मना कर रहा हूँ। मैं खुद इसमें से गुजरा हूँ, मैंने डेयरी को बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डेयरी का ये नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस इसका काफ़ी है। लेकिन उसके बावजूद मैं इसको आगे कंटिन्यू मैंने नहीं किया। मैंने खुद काम किया था, मैंने उसको अपने डेयरी फार्म को क्लोज कर दिया। उसकी वजह ये है कि डेयरी का जो काम है ना, ये काम एक आम काम अब नहीं रहा जो हर कोई कर ले। ये काम अब एक ऐसा काम रह गया है कि जिसको एक आप कारपोरेट के अंदाज में अगर करना चाहें या कोई कारपोरेट सेक्टर के लोग करना चाहें तो वो लोग तो इसको करें तो इसमें मुनाफा भी है और बड़ा ये लुक्रेटिव बिजनेस है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हमारे जो ओवरसीज भाई हैं, जिस सतह पर वो सोच रहे होते हैं कि उनके पास बाहर रहते हैं, वहाँ पे वो उनकी अच्छी अर्निंग्स होती हैं और उन्होंने कुछ सेविंग की होती है और वो मिसाल के तौर पर वो सोचते हैं कि हम कोई 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन
इवन 10 मिलियन का भी अगर वो सोचते हैं कि हम इतना पैसा डेयरी पर लगा के तो इससे हम मुनाफा हासिल कर लें और अर्न कर लें, तो ये मेरी नज़र में मुमकिन नहीं है। सही, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको अगर 2 से लेकर मिसाल के तौर पर 10 मिलियन तक से अगर आप शुरू करते हैं ना, तो उसमें फिर आपको बहुत इसके अंदर मसाइल आएँगे। मसाइल इस तरह से आ सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप करें, जहाँ पे आपके पास जो हेड्स हैं वो ज़्यादा हों, मिल्किंग एनिमल्स अगर ज़्यादा होते हैं, तो उनसे ये होगा कि आपकी जो मिल्क कलेक्शन है वो ज़्यादा होगी। अब अगर मिल्क कलेक्शन आपकी 3000 4000 लीटर हो रही है पर डे, तो आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल। अगर आपकी मिल्क कलेक्शन जो है वो हंड्रेड्स में है, मिसाल के तौर पर 200 से लेकर 500 लीटर अगर आप डेली मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर आपको उसकी प्राइस कम मिलेगी। बिल्कुल, इसमें मैं ये छोटी चीज़ ऐड कर दूँ कि अगर आपका बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का काम है, तो आप कंपनीज़ को दूध, मतलब नेस्ले है, जी, जी, जिसमें जी, जी। एंग्रो है, अगर आपका 100, 150, 200 लीटर दूध आप डेली का दे रहे हैं, तो फिर आपको आपको लोकल गवालों को दूध देना पड़ेगा। तो बिल्कुल, उस उनका रेट वो नहीं होता वो उनका कम। रेट वो नहीं होता। बिल्कुल, तो ये तो मतलब है कि यहीं से ही आप देख लें कि आपको नुकसान होना शुरू हो गया है। इसके बाद अगर आ जाएँ कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने कोई 15 से 20 जानवर रखे हुए हैं और वो डेयरी कर रहा है इससे, तो 15 से 20 जानवरों के लिए अगर वो साइलेज बनाना चाहता है, तो उसको साइलेज के लिए जो है ना वो कितनी मकई उसके लिए वो काश्त करेगा? वो कोई शायद 2 एकड़ से वो कोशिश करे या 1 एकड़ से कोशिश करे 2, कि 4, 5 एकड़ मैं कोई मैक्सिमम। 1-2 एकड़ का साइलेज बना लूँ। बिल्कुल, अब अगर वो 1-2 एकड़ का साइलेज बनाना चाहता है, तो हो सकता है कि कोई साइलेज बनाने वाला भी उसको लिफ्ट ना करवाए। बिल्कुल, बड़ी वो दुश्वारी है वो वो भी। जो बड़ी मशीन होती है, जो साइलेज बनाती है, अगर तो वो लकीली आपके कोई करीब कोई शख्स है जिसके पास मशीन है, तो वो तो आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन दूर से कोई बंदा नहीं आएगा इतना थोड़ा साइलेज बनाने के लिए आपके लिए। बिल्कुल, इस तरह से फिर आप लेबर पे आ जाएँ। अगर आपका काम बड़े लेवल का है और कॉर्पोरेट अंदाज में आप कर रहे हैं, तो फिर आपका पूरा उसके लिए प्लान होता है कि मैंने इतना साइलेज बनाना है और इतना जो है ना मैंने ग्रीन चारा रखना है, इतनी इसके लिए जो है ना वो मैंने भूसा रखना है। तो उसमें फिर ये होता है कि मतलब आप आप रेगुलरली साइलेज को उसमें ज़रूर शामिल रखेंगे। जब साइलेज उसके अंदर ज़रूर शामिल होगा, तो उससे भी आपकी लेबर कास्ट जो है वो कम हो जाती है। बिल्कुल, बजाय इसके कि कोई बंदा जाए और वो जाके वो चारा काटे, काटने के बाद उसको लोड करे रेडी पे या किसी चीज़ पे, फिर वो लेकर आए, आने के बाद फिर उसको कुतरा करे उसका, बिल्कुल। तो उसमें बड़ी मेहनत इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ से भी आपको बचत आ जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो इंग्रेडिएंट है इसका फीड के अंदर वो आ जाता है, कैटल फीड आ जाती है जिसे वंडा कहते हैं। हाँ जी, तो वनडे की बेशुमार कंपनियां हैं, बेशुमार लोग जो है ना वो बना-बना के पैक कर के बेच रहे हैं। पता नहीं उसके अंदर क्या उनका म्यार है, उसका कोई आपको आइडिया नहीं है। अगर आप अच्छे अंदाज से अच्छे लेवल पे अगर ये कारोबार करेंगे तो फिर तो आप अपना जो है ना वो सारे अज्जा आप मंगा लेंगे और मंगवा के आप अपनी चक्की से या वहीं पे लगा लेंगे या आप किसी और से उसको बारीक ग्राइंड करने के बाद उनको मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना मिक्स करने के बाद आपके पास एक वो टीएमआर वैगन होगी जो उसको कैरी करके वहाँ पे जाके रोजाना उसको डिस्पर्स किया करेगी। तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको वो कास्ट कम पड़ेगी वनडे की, क्योंकि वंडा और साइलेज ये सबसे बड़ी कास्ट है डेली की। बिल्कुल, तो वनडे की आपकी कास्ट कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपका वंडा जो है वो प्योर होगा, उससे आपके एनिमल की परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। अब दूसरी तरफ जो 20-30 जानवरों वाले लोग हैं, वो ये दुकानों से वंडा लेंगे या किसी वेंडर से लेंगे, तो वो जब वंडा लेते हैं तो वो जैसा भी फिर वो उनको देते हैं उनको लेना पड़ता है। तो वो गैर मेयारी वनडे से और महंगे वनडे से भी आपके जो डेयरी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो उसकी खराब हो जाती है। इसमें आप हमें ये बताएँ कि मैक्स एक अच्छे, अगर किसी ने, ज़ाहिर बात है, हम तो सिर्फ़ एक पैगाम दे सकते हैं, अब लोगों ने मानना है, ना मानना तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर कोई, हम ये चाहते हैं कि जो कोई हमारी वीडियो पे आए, वो एक अच्छा मैसेज लेके जाए। अगर कोई करना ही चाहता है काम, तो वो कितने लेवल पर, कितनी इन्वेस्टमेंट उसके लिए होनी चाहिए, कितनी मतलब कितना खर्चा वो करे,
तमाम चीज़ों को मिलाकर सैलेज को, वंडा, जानवर अपने वो मैक्सिमम मतलब वो अगर 50 जानवर वो डालना चाहता है या इंपोर्ट करना चाहता है तो टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट उसकी दरकार है? ये मेरी एक राय है कि इस चीज़ को ना एक अलहदा इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम कर लेंगे। अभी मेरे ज़हन में एक चीज़ स्किप हो गई थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी जी। कि एक जो बड़ा डिपार्टमेंट है आपका मेडिकेशन का और बिल्कुल। रिप्रोडक्शन का, वो उस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। नए लोगों को उसका बिल्कुल पता नहीं होता। तो अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं ना, तो आपके पास अच्छा डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा डॉक्टर, आपको एक अच्छा एआई चाहिए जो इनकी इंसेमिनेशन कर सके, और एक अच्छा डॉक्टर चाहिए। ये दो लोग आपको अलग-अलग चाहिए। अगर कोई आपको ऑलराउंडर बहुत अच्छा एक शख्स मिल जाता है तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन ये ज़हन में रखें कि वो एक शख्स जो है ना, उसको आपने अकोमोडेशन भी देनी है, उसको आपने खाना भी देना है, और उसको आपने कोई 2 लाख के करीब उसको आपने सैलरी सैलरी देनी देनी है। इस लेवल का अगर डॉक्टर होगा, वो आपसे इतने पैसे ज़रूर चार्ज करेगा। तो बिल्कुल। अब जिसने 20 जानवर रखे हुए हैं या 30 रखे हुए हैं, वो तो 2 वो लाख तो वाला डॉक्टर अफोर्ड नहीं अफोर्ड नहीं कर करेगा, सकता। बिल्कुल नहीं करेगा। तो उस डॉक्टर का अब आगे अपना बहुत बड़ा, एक बड़ा कलीदी किरदार है उस डॉक्टर का। अगर वो डॉक्टर अच्छा होगा तो आपका फार्म ग्रो करेगा, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसमें अगर वो अच्छा होगा तो उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जो आपके एनिमल केयर अच्छी हो जाएगी, जो आम डिजीज़ हैं उनसे जो है ना वो बचत हो जाएगी, कम होंगी वो। दूसरा ये है कि आपकी प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है ना, ये बढ़ती रहेगी, ये गैप ज़्यादा नहीं आएगा। 1 साल के अंदर 1 बच्चा जो है ना वो लेना चाहिए। ये कहा जाता है डेयरी सेक्टर के अंदर कि वो ज़रूर गाय को 1 साल में 1 दफ़ा बच्चा ज़रूर देना चाहिए। तो यानी 12 माह के अंदर 1 बच्चा देना चाहिए। अगर ये 12 माह की बजाय 18 या 20 माह में दे रही है तो फिर आप नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान में तो आप। वो यहाँ पे रोल आएगा, जो एक अच्छा एआई या एक अच्छा डॉक्टर होगा, वो ये रोल करेगा, और उससे आपको, आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकेंगे कि 12 माह के अंदर जो है ना आपको वो 1 बच्चा मिल रहा है। फिर आगे वो बच्चे की ग्रोथ है, वो जो वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए भी ये जो आपका डॉक्टर है, ये इसका उसके अंदर भी बड़ा रोल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप बच्चे की ग्रोथ सही नहीं कर पाए तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप वक्त पे बच्चा नहीं ले पाए तो फिर भी आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपको आम बीमारियां, मसलन मिस्टाइटिस वगैरह ने अगर घेर लिया है, अगर वो आपसे हैंडल नहीं हो रही तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अर्ज शुरू में की थी कि ये कारपोरेट सेक्टर के अंदाज में आप आएँ, या कोई अगर कोई बड़ी पार्टी है कारपोरेट में सेक्टर की, वो इस काम में आना चाहे तो वो एक अच्छे लेवल पे आए। फिर आगे अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी के लिए मसला है, जबकि कारपोरेट के लिए मसला नहीं है। उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। उसके अंदर इनकी जो नस्ल है जानवरों की और इम्पोर्ट है, ये चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं। तो बहरहाल मैंने मुख्तसरन ये बता दिया है कि ये वजूहात हैं कि आम आदमी को इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आम आदमी इसमें जाएगा तो वो नुकसान उठाएगा। बस मैं हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मैं सिर्फ आखिरी सवाल एक छोटा सा, आप उसका मुझे जवाब दे दें कि एक आम आदमी को आप क्या समझते हैं कि वो उसकी एज ए इन्वेस्टमेंट पे उस पर देखते हैं या उसके पूरे सर्कल के हिसाब से देखते हैं? मुझे एक छोटा सा जवाब दे दें कि अगर एक अच्छा कारोबार मतलब डेयरी फार्मिंग अगर कोई करना चाहता है तो मिनिमम वो कितनी इन्वेस्टमेंट करे तो वो अच्छा कारोबार कर सकता है? बस। देखिए, जब मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ जो एक्सपीरियंस है ना, वो तो चाहे कोई आम आदमी है या कोई बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है ना, ये तो इसकी एक पूरी जो फिजिबिलिटी इसकी बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा स्केच दे देता हूँ कि जो भी शख्स ये करना चाहता है, उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने जानवरों का बैज खुद इंपोर्ट करे। तो 25 जानवर अगर आप खरीदें बाहर से, तो फिर आपको वो वीज़ा भी देते हैं और आप विज़िट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। अपने जानवर आप आइडेंटिफ़ाई करके वहाँ से लेके आएँ। ये ना हो कि आप यहाँ से किसी कंपनी को ऑर्डर दे दें और फिर जो माल आए उसमें से पता ना हो कि आपका कौन-सा है और किसी और का कौन-सा है, तो उसमें से जो बचा-कुचा माल है वो आपको मिल जाएगा फिर। ये यहाँ पे हुआ है। तो इसलिए मिनिमम जो है ना, अगर 25 जानवर आप ला सकते हैं तो आप 25 का ऑर्डर करें किसी अच्छी कंपनी के साथ, और फिर आप खुद बाहर जाएँ, जाके वो सिलेक्ट करें वहाँ पे, फिर वो जो आपने सिलेक्ट किए हैं वही आपके पास आने चाहिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो नेचुरल वेंटिलेशन का रिवाज है, ओपन शेड का रिवाज है, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मेरी राय में कंट्रोल शेड होना चाहिए, और कंट्रोल शेड का मकसद ये है कि वो टेम्परेचर को बेहतर कंट्रोल कर सकता है। और उसके ऊपर डिटेल में फिर कभी बात कर लेंगे कि वो कैसे फंक्शन करता है।
तो कंट्रोल शेड होना चाहिए, कंट्रोल शेड आपको बनाने के काबिल होना चाहिए। और उसके लिए जो है ना आपके पास मिनिमम जो है ना कोई, अगर आप छोटे से छोटा भी शेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई डायमेंशन मैं कह सकता हूँ कि एक साइड उसकी जो है ना वो 50 से 60 फुट होनी चाहिए कम से कम, और दूसरी जो साइड है वो कुछ 150 फुट तक होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल छोटे से छोटे साइज का जिक्र कर रहा हूँ, और ये भी चूंकि कंट्रोल शेड है इसलिए ये डायमेंशन छोटी हैं और इनमें काम चल सकते हैं। बिल्कुल। अगर लोग जो ओपन शेड में जाते हैं उनके लिए इतनी डायमेंशन के अंदर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो बड़ा भी करेंगे तो फिर भी उनको मसाइल रहेंगे। चलिए, हमारा प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया है। आपकी बातें समझ आ रहा है कि ये 10-15 मिनट के प्रोग्राम में कवर नहीं बातें हो जी सकती। जी इसके लिए हम इंशाल्लाह एक नया प्रोग्राम भी रखेंगे, उसमें हम ताकि पूरी डिटेल डिस्कशन इस पे कर सकें। अगर कोई हमारा सुनने वाला तो सुनना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उस पर दोबारा एक अच्छा और डिटेल्ड विद फुल डायमेंशंस विद फुल स्ट्रेंथ के साथ प्रोग्राम करेंगे। तो अभी आपका शुक्रिया, आपने हमें इतना अपना खुसूसी टाइम दिया। जी जी, इंशाल्लाह। अब आपने पीर साहब की बातें सुनी तो डेयरी फार्मिंग से इनका काफ़ी ताल्लुक है। अब इंशाल्लाह दोबारा कभी प्रोग्राम हुआ तो बनाएंगे इंशाल्लाह। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप एक डिटेल्ड प्रोग्राम इस पे देखना चाहते हैं, तो हम इनकी खिदमात लेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो आप अब हमें इजाज़त दें।